तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम, जो है हमारी ग्रेड 8 बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर, जो है हमारी एसएसटी की बुक। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही मेन, अब पहले चैप्टर का नाम समझते हैं क्या है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब है कोई सी भी राइट जो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन या किसी ने भी क्या करिए 18+ जो भी सिटीजन है उसे राइट दी गई है। ठीक है, मतलब मेनली तो वोट करने की राइट दी गई है। तो ये तो जो भी 18+ सिटीजन है उसे राइट दी गई है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ठीक है, और इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम मतलब इंडिया का इलेक्शन, जो इलेक्शन होते हैं हमारे इंडिया में, वो सिस्टम कैसे वर्क करता है ये अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। पहले हमें क्या दी गई है, फोटो दी गई है। इसमें क्या हो रहा है, एक लड़की पूछ रही है यहाँ पर सब इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बंदा बोलता है इट्स जस्ट वोटिंग। क्या है, यहाँ पर बस एक वोटिंग होने वाली है इसलिए सब इतने एक्साइटेड है। तो फिर एक बंदी बोलती है कि क्या बस वोटिंग, ये एक बिगेस्ट सेलिब्रेशन है हमारी क्या इंडियन डेमोक्रेसी का, है ना, डेमोक्रेसी को, और ये होते हैं एक जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, इलेक्शन होंगे यहाँ पर, तो बस वो बोल रहा है कि क्या ये जस्ट वोटिंग है। नहीं, ये वोटिंग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी एक डेमोक्रेसी की। तो यहीं पर इलेक्शन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी पढ़ा हमने एडल्ट फ्रेंचाइज। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पहले हम फ्रेंचाइज का मतलब समझते हैं। फ्रेंचाइज, अ राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट। अनदर टर्म दैट इज यूज्ड इज अ सफरेज। ओके, सफरेज एक सिनोनिम है फ्रेंचाइज का, भी मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या होता है, कोई सी भी राइट दी गई हो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किसी सिटीजन को जो 18+ है। और फ्रेंचाइज को और क्या बोलते हैं, सफरेज। ओके, क्या बोलते हैं, सफरेज। ओके, सफरेज। ओके, ये आ सकता है कि सिनोनिम क्या है फ्रेंचाइज का, इट्स सफरेज। इसे पढ़ते हैं पैराग्राफ को। The constitution maker decided that universal adult franchise would be feature of Indian democracy right from the outset. बोल रहे हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने डिसाइड करा कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो एक फीचर होगा इंडियन डेमोक्रेसी का, और ये होगी राइट जो सबको होगी, सब पे लागू होगी, एक ऐसी राइट होगी जो सबके पास होगी। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी अडल्ट सिटीजन गेट्स वन वोट एंड ऑल द वोट्स हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सारे जो अडल्ट सिटीज़न होंगे, मतलब जो भी 18+ सिटीज़न होगा, उनके पास क्या होंगे, हर एक ही वोट होगा बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 2 वोट करें, नहीं, क्या है, बस एक ही वोट होगा उनके पास करने को। और जो सारे जिस सारे वोट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सबकी इक्वल वैल्यू होगी। अगर इसने करा है, इसने करा है, इसने करा है, तो इन तीनों की वोट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये हो सकता है कि उन्होंने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को करे हों वोट, लेकिन तब भी वैल्यू इक्वल होगी। कि अगर उसने 1 वोट करा है, ये नहीं माना जाएगा कि उसने 2 वोट करे। ठीक है, ओके, ऐसा होता है। फिर आता है, और ऐसा भी होता है कि जैसे कोई बीमार है या नहीं आ सकता है वोट करने में, नहीं, असमर्थ है, तो क्या है, कोई और उसकी जगह वोट नहीं कर सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है फिर, हैंस एवरी इंडियन सिटीजन एज्ड 18 एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट। हर एक सिटीजन जो 18 या 18 से अबव है उसे क्या है, एक राइट टू वोट है। क्या करता है वो वोट कर सकता है, उसे क्या है, उसके पास एक राइट टू वोट है। फिर आता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम एक्सेट्रा। तो मतलब हर एक इंडियन सिटीज़न क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन सी कास्ट का है, कौन सी क्रीड का है, मतलब कौन सी जाति का है, उसकी क्या सोच है। क्रीड मतलब सोच है, रेस मतलब प्रजाति का है, रिलीजन कौन सा है उसका, फिर जेंडर फीमेल है मेल है, एजुकेशन कैसी है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है या बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, इनकम कैसा है, वो गरीब है अमीर है, कुछ नहीं देखा जाता। वो वोट कर सकता है जैसा भी हो, लेकिन बस हो सकता है 18+ होगा वो बंदा। फिर आता है द वर्ड यूनिवर्सल, कैन नोट्स दिस। यूनिवर्सल इसलिए बोला गया है कि वो सब पे लागू है, कुछ भी कोई भी हो 18+ है तो वो हर, मतलब जैसा भी बंदा हो वो वोट कर सकता है। यूनिवर्सल का मतलब यही होता है। वैसे तो अडल्ट फ्रेंचाइज है ना, लेकिन यूनिवर्सल इसलिए लगाया कि वो सब पे लागू होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's explore. India changed the minimum age for voting from 21 to 18 in 1988. Discuss whether this was a good move. तो इंडिया था, उसने क्या करा, 21 थी पहले एज करने की वोट, फिर उसने क्या कर दी 18 कर दी 1988 में। क्या अब आप सोचिए क्या ये गुड मूव था या नहीं था। सबके हिसाब से अलग अलग सोच है, लेकिन हाँ ये सही था, एक गुड मूव था, क्योंकि 18 साल के लोग में क्या हो जाते हैं, एडल्ट सिटीज़न क्या हो जाते हैं, मैच्योर इनफ हो जाते हैं कि वो वोट कर पाएँ ढंग से, ठीक है। तो एक अच्छी मूव था, लेकिन हमें ये भी लर्न करना पड़ेगा कि 1988 में 21 से 18 हो गई थी वोटिंग एज, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, जो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज़ अ कॉर्नस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्या मतलब होता है इसका कि जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है वो क्या है, कॉर्नस्टोन है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की। इलेक्शन टू द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी and all the local elections in villages and cities are based on the universal adult franchise। मतलब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके स्टेट और अलग अलग यूनियन टेरिटरी में, और जो भी हमारे इलेक्शन हो रहे हैं विलेजेस में, सिटीज़ में, लोकल जो होते हैं ना, वो सब किस पे, वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पे ही क्या है, बेस्ड होते हैं, ठीक है। हर चीज़ क्या होती है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के थ्रू ही होती है। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एक आर्टिकल है 326, आर्टिकल 326 है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहाँ लिखा है, आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। फिर रिमेंबर दैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर्स बिहाफ। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि किसी की बिहाफ पे कोई वोट नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट। अब क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितनी देर वेट करते हैं वोट करने से पहले। तो ये डिपेंड करता है मेनली, तो हम आगे पढ़ेंगे हम कि कितने सारे हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, कितने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वोटिंग करने से पहले। तो अभी हम ये वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको आगे आंसर बता दूँगी इसका। नेक्स्ट आता है, to be able to exercise your right, you need to be registered as a voter in your constituency. However, one is barred from voting if found guilty of committing certain serious crimes। मतलब क्या होता है कि अगर आपको वोट करना है, ठीक है, आपको अपनी राइट क्या करनी है, प्राप्त करनी है, तो आपका नेम क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए वोटर में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब क्या होता है कि आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वोट करने के लिए, ठीक है। आपका जहाँ का भी एड्रेस है वहीं के पास में आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जहाँ पर जाके आप वोट करते हो, आपके घर के पास जो बचपन से ही आपका सेट होगा वो ही होगा, ठीक है। तो आपके लिए वहाँ बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका वहीं पर क्या होना चाहिए, नाम रजिस्टर होना चाहिए, और आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी चाहिए होती है, जैसे कि वोटर आई एंड एक्सेट्रा, ठीक है। पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब समझ लेते हैं, जो हमें आगे पेज पे दे रखा है। An area whose voter elect a representative to a legislative body। एक एरिया जहाँ वोटर क्या होता है, इलेक्ट करता है अपना रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव बॉडी में, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई सा भी एरिया जहाँ पर वोटर जाके क्या करता है, वोट करता है एक्चुअली में मेनली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो है डू यू रिमेंबर इंडिया हैड अ जनरल इलेक्शन इन समर ऑफ 2024। तो क्या आपको याद है कि इंडिया ने अपना जनरल इलेक्शन करा था समर में, 2024 की बात है ये। About 980 million voters were eligible to exercise their franchise for 543 constituencies of the Lok Sabha। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो 980 मिलियन वोटर्स थे वो एलिजिबल थे क्या करने, वोट करने के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा के। अब आते हैं डोंट मिस आउट में। इंडिया हैज़ 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया के पास 3.1 मिलियन इलेक्टेड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और उसमें से 1.3 क्या है, 1.3 मिलियन क्या है, वुमेन्स हैं, ठीक है। क्या है, 1.3 क्या है, वुमेन्स हैं। और इन मोर देन 250,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ अक्रॉस इंडिया। ये बता रहे हैं कि
इंडिया, मैं बता रही शुरू से, इंडिया के पास 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनमें से 1.3 क्या हैं, वुमेन्स हैं। और ये कहाँ पर है, इन मोर देन 250,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में अक्रॉस इंडिया के अंदर ही। ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर जो सारे हमारे क्या हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इलेक्ट होते हैं डेमोक्रेटिकली थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब बोल रहे हैं इलेक्शन में वोट करने के लिए आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की कितनी ज़रूरत पड़ती है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो है इलेक्शन में है ना, बता रही थी मैं आपको इलेक्शन में क्या है इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो है We need an elaborate and well-organized system to manage this massive exercise and ensure that the election take place fairly and freely। मतलब क्या है कि इस जो एक्सरसाइज है, मतलब वोटिंग का जो भी प्रोसेस है, हम ये होना चाहिए कि बहुत बढ़िया तरीके से हो, ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो, वेल मैनर तरीके से, और इलेबोरेट ढंग से सिस्टमैटिक वे में हो, है ना। और इसको करने के लिए, सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये हमारे इलेक्शन भी क्या होना चाहिए, फेयरली और फ्रीली कंडक्ट होने चाहिए। In this chapter we will briefly explore who can vote, a few of the types of election we have, the electoral system and how it is organized। यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम ब्रीफली एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन वोट कर सकता है, और बहुत सारी फ्यू टाइप्स ऑफ इलेक्शन भी हमने क्या क्या कौन से कंडक्ट हो सकते हैं, और जो इलेक्टोरल सिस्टम है किसका, इंडिया का, वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे कंडक्ट होता है मेनली। तो पहले हम सिस्टम का मतलब यहाँ दे रखा है, पढ़ लेते हैं। सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड और इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि फंक्शन यहाँ पर क्या है, इलेक्शन को हैंडल करने के लिए कैसे इंटरकनेक्ट होती हैं चीज़ें, और उसके लिए क्या करना चाहिए, वर्क टुगेदर करना पड़ता है। अब बातें हैं डोंट मिस आउट, ये पढ़ते हैं। Before independence, only 13% of Indians were allowed to vote and franchise was not universal. We will delve more into this another part of the textbook। तो पहले क्या था कि बिफोर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हमारी नहीं हुई थी, तो बस 13% ऑफ इंडियंस क्या कर पा रहे थे, वोट कर पा रहे थे। और फ्रेंचाइज क्या थी, यूनिवर्सल नहीं थी। यूनिवर्सल का मतलब क्या था, सबके लिए लागू थी, सबके लिए लागू नहीं थी, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए लागू, लेकिन तब इंडिपेंडेंस से पहले बस 13% ही इंडियन हमारे क्या कर पाते थे, वोट कर पाते थे। इसका मतलब क्या था, सबके लिए लागू नहीं था वोटिंग का प्रोसेस। और बाकी समझ के बारे में हम चीज़ें अलग, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। आते हैं हम थोड़ा और पढ़ते हैं डोंट मिस आउट में, ठीक है। अब आता है, इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशंस टू ग्रांट वुमेन द राइट ऑफ वोट, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं राइट टू वोट, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया सबसे पहला नेशन था जिन्होंने वुमेन को क्या कर रहा था, राइट टू वोट की राइट दिया था कि वुमेन्स भी क्या कर सकती हैं, वोट कर सकती हैं। इंडिया सबसे पहली कंट्री थी, नेशन थी, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इंडिया ही सबसे पहली कंट्री थी जिन्होंने वुमेन्स को क्या दिया था, राइट टू वोट दिया था। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन द स्विट्जरलैंड ओनली इन 1971। बोल रहे हैं इंडिया सबसे पहले क्यों थी। फॉर एग्जाम्पल में कह सकते हैं स्विट्जरलैंड ने कितना लेट दिया वुमेन को राइट, 1971 में राइट दिया, है ना। फिर आता है, वुमेन ने फॉट करा, बहुत ज़्यादा लड़े, लॉन्ग एंड हार्ड इन मैनी कंट्रीज टू विन दिस फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। वुमेन ने बहुत ज़्यादा लड़े अपनी राइट को ग्रांट करने के लिए और अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि उनकी भी भाई एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है भाई, वुमेन्स की भी। और इन इंडिया में ऑन द अनदर हैंड a progressive constitutional vision and deep democratic values rooted in India's ancient traditional ensured women had voting rights from the very beginning। अब देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड में कितनी लेट दी है, वहाँ दूसरे हाथ में इंडिया कितना
ज़्यादा प्रोग्रेसिव था कि भाई वुमेंस को भी राइट मिलनी चाहिए, तो उसने बहुत पहले ही इंडिया ने क्या दे दी, वुमेंस को राइट दे दी। तो हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में कि ये पूरा डोंट मिस आउट बता रही हूँ मैं आपको, ये यहाँ से, ठीक है। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि बिफोर इंडिपेंडेंस बस 13% ऑफ इंडियंस कुड वोट, वोटिंग राइट्स वर नॉट यूनिवर्सल अंडर ब्रिटिश रूल। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इंडिया अडॉप्टेड यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब आता है वुमेन एंड वोटिंग राइट्स, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ इसमें दे रखा है। इंडिया ग्रांटेड वुमेन राइट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, many countries granted women voting rights much later. Switzerland granted women rights only in 1971. This reflects that the progressive vision of Indian Constitution. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दिखा रहा है कि कितना बढ़िया प्रोग्रेसिव विजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब आते हैं आगे, जो है हमारा नेक्स्ट पेज, जो भी लेट्स एक्सप्लोर दे रखा है हमें इसमें। In 1947, our literacy rate was about 14%, only about 8% among women. तो बोल रहे हैं हमारे 1947 में इंडिया का लिटरेसी रेट, मतलब जो भी सब पढ़े लिखे लोग थे वो बस 14% था, और इसमें 8% वुमेन थी। Some argued that the right to vote should be given only to literate people. मतलब कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करी कि भाई वोट की राइटिंग है, वोटिंग की राइट है, वो बस लिटरेट, जिनके अंदर मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें को ही देनी चाहिए ये राइट। डिस्कस इन अ ग्रुप वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मे हैव डिसाइडेड ऑन द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इटसेल्फ। तो क्या है यहाँ पर, मैं आपको सब बताई थी। लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लिटरेसी का मतलब हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर 1947 में क्या मिली, 1947 में हमारी लिटरेसी राइट बस 14% थी, ठीक है, और 8% उसमें से क्या थी, वुमेन थी। और फिर कुछ लोगों ने लड़े भी कि भाई बस लिटरेट पीपल को क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सही था? तब तो डिपेंड्स था कि भाई कैसे लोग थे उस समय। लेकिन जैसे सबके लिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, और यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके लिए लागू। तो मेरे हिसाब से सब गलत था कि लिटरेट पीपल को ही मिलनी चाहिए, इलिटरेट पीपल को भी हम दे सकते थे राइट, उस समय की बात में। अब आता है, देर आर सेवरल रीजन्स वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज सो इम्पॉर्टेंट। इसके बहुत सारे कुछ रीजन्स भी हैं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है, और कुछ से हमें क्या है, इलस्ट्रेट भी दे गए हैं माइंड मैप में, आप देख सकते हैं। और बोल रहे हैं अगर आप कुछ ऐड कर भी सकते हैं तो ऐड भी करें। मेन टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, है ना, क्यों है भाई? एवरीवन इज इक्वल, इसमें क्या है, हर एक सिटीजन क्या है, इक्वल है। मतलब बेस्ड ऑन क्रीड, कास्ट, एजुकेशन, वेल्थ, इनकम, है ना, रेस, रिलीजन, जेंडर, इन सब चीज़ों पे क्या है, सब लोग क्या है, इक्वल माने जाते हैं एज वी गॉड बिफोर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एवरीवन्स वॉइस मैटर, हर एक बंदे की क्या है, वॉइस क्या करती है, मैटर करती है इलेक्शंस में। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द नेशंस फ्यूचर, हर एक बंदा क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है नेशंस के क्या करने को, फ्यूचर डिसाइड करने को। अब आता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू द इलेक्टोरेट, मतलब पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शन। भाई जो भी उन्हें सही नहीं लगता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं इलेक्शंस में से। अब आता है फोस्टर सिविक एंगेजमेंट, मतलब पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया। अब भाई गांव में जैसे पंचायत होती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, अपने एरिया के लिए भाई सब सॉल्व करते हैं बैठ के प्रॉब्लम्स। तो फोस्टर सिविक एंगेजमेंट क्या मतलब होता है, यही होता है कि पीपल क्या करते हैं, एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉब्लम क्या करते हैं, सारी सॉल्व कर देते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं भाई। फिर आता है पावर टू डिटरमाइंस वंस फ्यूचर, पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम। हर एक पीपल की क्या होती है, डिफरेंट सोच होती है, तो इस हिसाब से कि पीपल ही डिसाइड करते हैं कि हमारा नेशन का फ्यूचर कैसा होना चाहिए और उन्हें रिप्रेजेंटेटिव के तौर में कौन चाहिए, ठीक है। तो यही था इसमें माइंड मैप में। अब एक बार रिविजिट भी कर लेते हैं इतने दिन में हमने क्या पढ़ा।
अब आता है लेट्स एक्सप्लोर का, पढ़ते हैं पहले। लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। इंडियाज लिटरेसी रेट वाज अबाउट 14%, वुमेन लिटरेसी रेट वाज अबाउट 8%। फिर आता है डिबेट ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सम पीपल आर्ग्यूड दैट ओनली लिटरेट सिटीजन शुड वोट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिजेक्टेड दिस आइडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने आइडिया को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बिलीव करा कि ये यूनिवर्सल राइट है तो ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। फिर अब आता है वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पॉर्टेंट, पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, एवरीवन इज इक्वल पॉलिटिकली, ठीक है। फिर नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, everyone's voice matter, citizen participate in shaping nation's future। अब आता है नेक्स्ट जो है bridging barriers, enabling participation, ensuring universal franchise, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके पैराग्राफ में क्या दे रखा है। Democracy thrives when every eligible citizens can freely and fairly participate in the electoral process। डेमोक्रेसी तभी थ्राइव करती है, आगे बढ़ती है, जब जो हर एक एलिजिबल सिटीजन मतलब हर एक 18+ सिटीजन क्या कर सकता है, वोट करता है, फ्रीली एंड फेयरली पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में, ठीक है। Voting in elections is a powerful way for people to explore their will। वोटिंग इलेक्शन के अंदर बहुत एक पावरफुल वे है पीपल को क्या करने के लिए, उनकी राइट ग्रांट करने के लिए। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन इंडिया, ये इंडिया में कैसे टेक प्लेस करता है ये देखते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री। टू इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज 15 times द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। बोल रहे हैं इंडिया क्या है, एक लार्ज डाइवर्स एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है। और भाई अगर इलेक्शन हमें टू इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया, वो क्या है, इंडिया के अंदर जो भी वोटर्स हैं एलिजिबल, इंडिया के अंदर 15 times हैं पॉपुलेशन में, यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से ज़्यादा हैं एलिजिबल वोटर्स इंडिया के अंदर। एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया 6 times लार्जर है फ्रांस से, ठीक है। एरिया में फ्रांस से 6 times लार्जर है क्या, इंडिया। जियोग्राफिक डाइवर्सिटी इज़ अ चैलेंज, और जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है वो एक चैलेंज है, ठीक है, सबके लिए। थस इलेक्शंस क्या है इंडिया में, वो बहुत नीड टू बी ऑर्गेनाइज टेकिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू अकाउंट। मतलब जो भी इलेक्शन इंडिया में हेल्ड होते हैं वो ढंग से क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इनको क्या होना चाहिए, अकाउंट में लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज इलेक्शंस इन इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन मतलब ECI इंडिया का है, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है इलेक्शन इंडिया में। हम इसके बारे में और पढ़ेंगे ECI के बारे में इसी चैप्टर के अंदर। The ECI has taken several innovative accessibility measures to remove barriers to exercising the franchise and ensure no voter is left behind। क्या होता है, जो ECI है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा सेवरल चीज़ें करता है, मेजर लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब हर एक बंदा क्या करे, वोट करे और कोई भी पीछे ना ठहरे। जो वोट करना चाहता है वो भी ढंग से वोट करे। इलेक्टोरल ऑफिसर्स travel to remote location to ensure every citizen can exercise their democratic right in 2024, ठीक है। In 2024, for the first time, the elderly and the people with disabilities could cast their votes from home, and the postal voting options was available for a specific category of voter। बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल ऑफिसर्स मतलब ऑफिशियल्स ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा रिमोट लोकेशन, और ये इंश्योर करना चाहा कि जो भी बंदा है वो क्या करे, अपनी डेमोक्रेटिक राइट इंश्योर करे, मतलब क्या करे, वोट करे हर एक बंदा, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ, हर एक बंदा, हर एक एल्डरी मतलब हर एक ओल्ड बंदा जो, और हर एक ओल्ड बंदा और जो बंदा जिसके साथ डिसेबिलिटीज़ थी, मतलब जो बंदा जैसे चल नहीं पा रहा, हाथ टूटा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी घर बैठे बैठे क्या करा, वोट कर सकता था। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, ठीक है।
अब देखते हैं क्या क्या बनाया। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड्स एंड ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इंक्लूडिंग व्हील चेयर एंड रैम्प्स वर ऑल्सो मेड पॉसिबल। मतलब इतनी सारी चीज़ें क्या करी, पॉसिबल करी, है ना। जो बंदे वोट नहीं कर सकते थे उन लोगों के लिए क्या क्या करी, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक ब्रेल इनेबल्ड वोटर कार्ड एंड ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, उन लोगों के लिए करी जो वोट नहीं कर सकते थे। ओके, तो अब आपको ये समझ आया कि भाई जो भी वोट नहीं कर सकता कर सकता था वो भी वोट करता था, क्योंकि इलेक्टोरल ऑफिशियल वो क्या करे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रैवल करी और बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐसी बनाई कि बंदे क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे घर बैठे बैठे, ठीक है। और व्हीलचेयर और रैम से तो हम आके भी वोट कर सकते थे। अब आते हैं लेट्स एक्सप्लोर पे, क्या लिखा है। डिस्कसिंग ग्रुप्स, व्हाट रोल डू मेजर प्ले इन अ डेमोक्रेसी, डू यू नो। ये सब क्वेश्चंस हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब ये आते हैं, ये भी क्वेश्चन ही है एक तरीके का, इसे पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट विजिट द ECI वेबसाइट। अगर आपके पास एक्सेस है इंटरनेट का तो फिर आप ECI वेबसाइट को वो करें, एक्सेस करें, जाएं, उनको खोलें। जैसे ये है हमारी, क्या है, लिंक दे रखी है, इसे आप गूगल पे जाके सर्च करें, रीड और आइडेंटिफाई करें बहुत सारी वेरियस interventions that the ECI has taken to facilitate voting by people with disabilities। तो ऐसे ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं ECI ने, जो डिसेबिलिटीज़ जिनके पास, लोगों के पास होती हैं, वो कैसे जाके वोट करते हैं। तो आप इस लिंक को जाके क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो लोग वोट करते हैं। अब हमने यहाँ तक चैप्टर पढ़ लिया है, तो यहाँ से अब चैप्टर पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।